हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन सर। डियर ऑल स्टूडेंट, आज हम लोग अनदर एक न्यू वैकेंसी आया है ईएसआईसी से, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। अच्छी वैकेंसी है, गवर्नमेंट वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। ईएसआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंप्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। डिटेल इसका डिस्कशन करेंगे, कितने पोस्ट पे वैकेंसी है, कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज इसका सिलेबस क्या होगा, और वीडियो के लास्ट में ये बताऊंगा कि आप इसको अप्लाई फॉर्म फिल करोगे कैसे, अप्लाई होगा कैसे, इस पर भी डिस्कशन करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग फॉर्म को चेक करेंगे कि वाकई में वैकेंसी सही है या गलत है। उसको कंफर्म करने के बाद फिर हम लोग डिटेल नोटिफिकेशन पे आएंगे। उससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बात कि ये इंटायर ऑफ इंडिया के हर एक स्टेट में वैकेंसी आया, पूरी डिटेल दी गई, सारे के सारे स्टेट में वैकेंसी, मतलब ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बताऊंगा कैसे। बिहार में भी आई है, झारखंड में भी आया है, मध्य एमपी में भी है, यूपी में भी है, छत्तीसगढ़ में है, उत्तरांचल में है, उत्तराखंड जिसको हम लोग बोलते हैं, एज वेल एज दिल्ली में है, कश्मीर में है, केरला में है, तेलंगाना में है, उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में, सभी स्टेट से स्टूडेंट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात यह है। मैं तो हमेशा इसीलिए कहता हूं ना कि प्रिपरेशन में लगा रहो। तुम्हें बता के वैकेंसी नहीं आता है, अब वैकेंसी आया, अब तुम प्रिपरेशन में लगोगे। पता नहीं एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट तो बताते नहीं कोई भी आपको। तो 2 महीने में अगर एग्जाम हो जाएगा तो तुम्हारी तो प्रिपरेशन होने से रही और तुम्हारा सिलेक्शन होने से रहा। उस बच्चे का हाई चांस है जो आप पिछले 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा है। तो क्लास ज्वाइन करने के कहने के पीछे क्या होता है, रीजन यही होता है कि आप प्रिपरेशन करते रहो। चलो ये सभी बात तो होता रहेगा। आते हैं वैकेंसी के डिटेल पे। सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करो, ईएसआई से जो लिखा हुआ है उसको क्लिक करो। मैंने लिखा हुआ मतलब सर्च किया हुआ था, इसलिए मैंने उस पर क्लिक किया। आपको गूगल पे जाना है, ईएसआईसी सर्च करना है। ईएसआईसी सर्च किया हमने, जो फर्स्ट में वेबसाइट ओपन हुआ यही है सर ईएसआईसी की वेबसाइट। इस पे मैंने क्लिक किया, ये हमारा जो है डैशबोर्ड, हमारा नहीं, ईएसआईसी की वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, ईएसआईसी के डैशबोर्ड जैसे ही ओपन होगा, आप यहां पर देखो सारे के सारे कॉलम बने हुए हैं। आप रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना, रिक्रूटमेंट पे जैसे ही क्लिक करोगे नया डैशबोर्ड ओपन होगा। इसको नीचे की ओर स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करने के बाद यहां पर देखो लिखा हुआ ईएसआईसी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इसी वैकेंसी के बारे में आपको बात करनी है, इसी के बारे में हमें जानकारी लेनी। देखो यहाँ पे सभी स्टेट का दिखा हुआ है डिटेल। बिहार रीजन, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली एनसीआर है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, झारखंड है, कर्नाटका है, केरला है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन असम, ठीक है, ओडिशा रीजन, राजस्थान से भी आई है वैकेंसी, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, यूपी उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल है। सभी के सभी स्टेट की जो है सर वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल है। तो अब डिटेल अब यहां पर बात ये आती है कि सर क्या हम किसी भी स्टेट में हैं तो किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते होगे आप उसी स्टेट के वैकेंसी में अप्लाई केवल कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है बात करते हैं। अब आप जिस भी स्टेट से बिलोंग्स करते होगे उस स्टेट के वैकेंसी पे आप क्लिक करोगे। सपोज दैट यहां पर मैं नीचे जाता हूं, यहां राजस्थान रीजन लिखा हुआ है। मैं सपोज दैट राजस्थान से बिलोंग्स करता हूं तो राजस्थान के चेक करूंगा। मैं बिहार से बिलोंग्स करता हूं तो बिहार के चेक करूंगा। कोई यूपी से बिलोंग्स करता है तो यूपी के चेक करेगा, दिल्ली की, सबकी अलग अलग। ठीक है, मैं क्लिक करता हूं राजस्थान रीजन पे। जैसे ही क्लिक करूंगा एक पीडीएफ ओपन होगा। पीडीएफ में क्लियर मेंशन है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ईएसआईसी की वैकेंसी है सर। इसमें पूरी की पूरी जो है डिटेल दिया गया है। मैं अभी एक स्टेट राजस्थान की आपको डिटेल बता देता हूं। ईच एंड एवरी स्टेट की, सभी स्टेट की सेम है डिटेल और क्वालिफिकेशन, एवरी जो जानकारी, एवरी इंफॉर्मेशन जो है वो सेम है। केवल यहां पर स्टेट का नाम चेंज होगा और दूसरा कि नंबर ऑफ पोस्ट चेंज होंगे। तो आप अपने स्टेट का यहां से चेक कर लेना, बाद बाकी जितना भी इंफॉर्मेशन सब कॉमन होगा। तो मैं किसी भी एक स्टेट का तो हमें बताना ही है, तो राजस्थान की बता देते, बिहार के भी बता सकता हूं, दिल्ली के भी बता, सब एक ही है, सेम ही इंफॉर्मेशन है, केवल नंबर ऑफ पोस्ट और नाम, स्टेट का नाम चेंज है सर। ठीक है, इतनी सी डिफरेंस है। तो नंबर ऑफ पोस्ट आप खुद उस पर क्लिक करके देख लोगे किस स्टेट में कितनी वैकेंसी, या आपकी किस जिस स्टेट से बिलोंग्स करते हो उसमें कितनी वैकेंसी है। सपोज दैट आप बिलोंग्स करते हो दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैं दिल्ली पे क्लिक करूंगा यहां दिल्ली का खुल जाएगा। देखो यहां एड्रेस दिया हुआ है दिल्ली के इनके ऑफिस का। नीचे करूंगा इनके सारे डिटेल, जूनियर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के सारे डिटेल खुल जाएगा। अच्छी बात तो यह है कि इसमें वैकेंसी जो है हर एक पोस्ट के लिए आया है। लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए आया है, रेडियोग्राफर के लिए आया है, जूनियर रेडियोग्राफर के लिए आया है,
डेंटिस्ट के लिए आया है, हर एक पोस्ट के लिए जो है इसमें वैकेंसी है। तो आप अपना पर्टिकुलर किस कोर्स से बिलोंग करते हो वो आप चेक कर लेना। फिलहाल मैं बात करने जा रहा हूं लैब टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी के लिए, ठीक है सर। अब हम लोग आते हैं अपनी वैकेंसी पे कि हमें वैकेंसी की जो बात करनी है, किस किस पोस्ट पे कितना वैकेंसी है। राजस्थान की मैं स्टार्ट करता हूं, आप समझ जाना आपके स्टेट की भी यही चीज है। इंफॉर्मेशन तो सब सेम ही होगा, बताना स्टार्ट करता हूं। राजस्थान में जो वैकेंसी है जूनियर लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, ये पोस्ट जो है यही है सर, जूनियर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। तो लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी जो है राजस्थान में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 44 है। अनरिजर्व के लिए 15, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 7, ओबीसी के लिए 9 एज वेल एज ईडब्ल्यूएस के लिए 4, टोटल 44 वैकेंसी है। ऐसे ही कर करके 1000 से ऊपर वैकेंसी है टोटल पैरामेडिकल पोस्ट की, ठीक है, इंटायर ऑफ इंडिया में। ऑलराइट, नंबर ऑफ पोस्ट आपने जान लिया। फॉर्म अप्लाई कब से स्टार्ट होगा ये भी हम लोग जान लेंगे सर, आगे की ओर फर्दर हम लोग सारी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आते हैं कि जो इस वैकेंसी में अप्लाई करेंगे उसका एज क्या होगा और आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन का पार्ट यही आता है। सबसे फर्स्ट वन देख लो कि जूनियर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट सभी स्टेट के लिए है, केवल राजस्थान के लिए नहीं। पहला जो पेज जानकारी दिया वो केवल राजस्थान का था, उसके बाद जितनी अभी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं सभी स्टेट के लिए कॉमन होगा, ठीक है। जूनियर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट पोस्ट का नाम है, ठीक। लेवल ऑफ पे कितना होगा, लेवल ऑफ 5th पे लगेगा 29,200 से 92,300 तक, मतलब पेमेंट तो काफी अच्छा है सर जी, ठीक है। लेकिन पहले मिले तब तो, मिलेगा कैसे, प्रयास करेंगे तब तो। इसमें एज कितना है सर, 18 से 25, 18 से 25 ईयर्स तक होना चाहिए। 30 अक्टूबर 2023 तक आपकी एज होनी चाहिए। एज में कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है, रिलैक्सेशन की भी अभी बात कर लूंगा आपसे, ठीक है। अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी यदि आप डीएमएलटी, बीएसएमएलटी या मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के सेक्टर में अपना फ्यूचर करियर एज ए गवर्नमेंट जॉब बनाना चाहते हैं, तो जो बीइंग स्टूडेंट है, जो करना चाह रहे हैं कोर्स, चाहे डीएमएलटी हो, बीएससीएमएलटी हो, अगर आप करना चाह रहे हो तो तभी आप इसमें एडमिशन लेना जब आपका 12th साइंस से होगा। आर्ट्स या कॉमर्स से होगा तो मत लेना अगर गवर्नमेंट जॉब लेना है तो, वरना आपका करियर बर्बाद है, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। मेडिकल के लिए साइंस चाहिए, और साइंस में भी स्पेशली जो है आप पीसीबी से करना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। फिजिक्स केमिस्ट्री में पीसीएम को भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। हालांकि यहां पर जो पहला क्वालिफिकेशन दिया गया 12th क्लास विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब कि यहां पर मैथ और बायोलॉजी दोनों को बता दिया गया कि आप अप्लाई कर सकते हो। यहां पर सेग्रीगेशन नहीं किया गया, लेकिन लॉट ऑफ ऐसे वैकेंसी है जिसमें मैथ को नहीं दिया जाता अपॉर्चुनिटी, केवल पीसीबी बायोलॉजी को ही दिया जाता है। तो पहला जो नए बच्चे करना चाहते हैं कोर्स, तो पहले ये कंफर्म कर लो कि आप हो साइंस से कि नहीं। कॉमर्स आर्ट्स से हो तो मत करो, फिर से एक बार 12th करो उसके बाद करना, भले 2 साल बर्बाद हो तो हो, लेकिन कम से कम पूरा जीवन तो ना बर्बाद हो, है ना। तो जो बच्चे साइंस से 12th किए हुए हैं, पहला क्वालिफिकेशन ये है। दूसरा क्वालिफिकेशन है कि आपको डीएमएलटी होना चाहिए, डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। कहने का मतलब है कि आपने जो डीएमएलटी किया है उसका रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट से होनी चाहिए, रिकॉग्निशन होनी चाहिए। अगर उसका रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट से नहीं है, और यदि आपने किसी भी, देखिए गवर्नमेंट से होने का मतलब है कि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी किए हो, मोस्ट ऑफ लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ही करते हैं, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट का जो है रिकॉग्निशन या रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट से होता है। अब कई सारे ऐसे बच्चों का तुरंत हमारे पास मैसेज, मेल्स और सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि सर मैं इस फलाने कॉलेज से डीएमएलटी किया हूं, अब मैं अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करवाऊं। कितने बेवकूफी भरी सवाल करते हो। डीएमएलटी आपने वहां से किया, सवाल हमसे कह रहे हो कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हो। आप उसी इंस्टीट्यूट से पूछो ना रजिस्ट्रेशन कैसे करवाओगे। ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले एडमिशन लेने से पहले पूछो कि आपका जो इंस्टीट्यूट है जिसमें हम एडमिशन ले रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम पैसे देने जा रहे हैं, 2 साल अपना बर्बाद करने जा रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट से कि नहीं है। यदि गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन नहीं है और फिर आप वहां से कर लिए हो डीएमएलटी या बीएसएमएलटी कुछ भी, तो आप पर्सनली जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते और आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन कर होने के लिए जो है उस कॉलेज को रजिस्टर होना पड़ता है गवर्नमेंट के यहाँ, और वो कॉलेज ही आपको लेटर बना के देंगे, फिर आपको गवर्नमेंट के यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसे नहीं कि हम कहीं से भी कर लेंगे डीएमएलटी बीएसएमएलटी और खुद जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा कोई समझाता है तो रॉन्ग फॉर्मेट समझाता है, आपसे केवल पैसे लेने के लिए समझा रहा है, ठीक है।
यही चीज, यही एक रेगुलेशन है। तो आइदर आप प्राइवेट से भी किए होंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा आपके कॉलेज का, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो, या पहले भी हो चुका होगा रजिस्ट्रेशन तब तो और भी ठीक है, यही इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। लेकिन यदि डीएमएलटी आपने किया है तो इसमें एक इसने लगाया है कि आपको 1 ईयर का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए सर। अब एक्सपीरियंस के लिए देखिए बड़ा एक मैटर फैक्चुअल बात आता है, जो आपको कंफ्यूजन होगा कि एक्सपीरियंस कहां का होना चाहिए। जैसे एम्स की वैकेंसी आती है तो वे लोग जो है मेंशन करके देते हैं कि एक्सपीरियंस 200 बेडेड मिनिमम हॉस्पिटल से होना चाहिए, उस लैबोरेटरी से करो, ऐसा मेंशन करके देते हैं। इन्होंने मेंशन करके नहीं दिया। मैं सभी बच्चों को एक हमेशा सजेशन देता हूं, फिर सजेशन दे रहा हूं कि अगर कोई अभी जस्ट कोर्स कंप्लीट किया है तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद पहले अपनी सैलरी को ना देखे। जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है कम से कम 2 साल के एक्सपीरियंस के लिए आप जॉब करो, अपनी सैलरी कमाने के लिए नहीं। और उस कंडीशन में आपको जॉब कैसा करना है, मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल से अटैच लैबोरेटरी है, वैसा लैबोरेटरी में आपको जॉब करना है जो मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल हो ही उससे वो अटैच हो, या उसी हॉस्पिटल में वो लैबोरेटरी हो। वहां से जो आपको 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वो एक्सपीरियंस का बहुत ही काम आएगा आपको, ठीक है। ये वो जनरल इंस्ट्रक्शन उन बच्चों के लिए जो करना चाह रहे हैं अभी इंटर्नशिप या एक्सपीरियंस के लिए जॉब। अब आते हैं इसमें कौन सा एक्सपीरियंस मायने होगा, कौन सा एक्सपीरियंस को जो है मान्यता दी जाएगी। देखिए आपने किसी भी लैबोरेटरी या हॉस्पिटल में अटैच लैबोरेटरी से अगर एक्सपीरियंस लिया है 1 ईयर का तो आपका जो है मान्य होगा। लेकिन किसी भी का मतलब है कि ऐसा नहीं जो कि कोई इंडिविजुअल खोली है लैबोरेटरी और उसका कहीं भी रिकॉग्निशन या रजिस्ट्रेशन नहीं है। जब भी कोई भी लैबोरेटरी खुलता है, चाहे वो NABL से रजिस्टर्ड हो उसको भी मान्यता मिलती है, चाहे वो ISO से रजिस्टर्ड हो वो भी मान्य होता है, चाहे वो CMO ऑफिस से रजिस्टर्ड हो ऑफिस लैबोरेटरी जिसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो भी लैबोरेटरी रजिस्टर्ड हो तो भी चलेगा। NABH से रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हो उसमें भी कोई लैबोरेटरी हो वो भी चलेगा। तो कोई भी लैबोरेटरी का आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो जिसका एटलीस्ट कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन हो रेगुलेटरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट के रेगुलेटरी बॉडी में, और वहां से आपने एक्सपीरियंस लिया है तो आपका एक्सपीरियंस काम देगा और वो एप्लीकेबल होगा। आइदर वो प्राइवेट लैबोरेटरी हो, सरकारी लैबोरेटरी हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सरकारी हॉस्पिटल हो, कहीं से भी लिया हो चलेगा, ठीक है सर। अब ये तो हुआ 12 विद डिप्लोमा विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, होप्स आपके समझ में आ चुके हैं। अब सवाल आता है कि अगर हमने BSc MLT किया है तो क्या अप्लाई कर सकते हैं? यस। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि बैचलर डिग्री इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, यानी कि यदि आपने BMLT किया हुआ है जिसको BSc MLT भी बोला जाता है। कई बच्चे तो ये पूछने आते हैं कि सर BMLT और BSc MLT में अच्छा कौन है। अब इतनी सी भी तुम्हें सेंस नहीं है कि BSc MLT का शॉर्ट फॉर्म है BMLT और फिर उसमें डिफरेंस पूछ रहे हो तो क्या ही पढ़ोगे। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, पहली बात ये जान लो। कई बच्चे ये पूछते हैं कि MLT सही है कि BMLT सही है। अब उनको भी क्या समझाया जाए, MLT कोई जो है अलग कोर्स नहीं होता, MLT स्ट्रीम है। कोर्स इधर BMLT होते हैं DMLT होते हैं, MLT कोर्स नहीं होते। तो ये भी मत पूछना कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। कुछ बच्चे पूछेंगे कि अब BSc वोकेशनल किया है तो अप्लाई कर सकते हो, तो नहीं कर सकते हो। मैं अभी भी हाईली हिदायत देता हूं आपको, हाईली जो है आपको रिकमेंड करता हूं कि वोकेशनल ना करें अभी के फिलहाल हिसाब से, क्योंकि वोकेशनल का रजिस्ट्रेशन नहीं आया है गवर्नमेंट से। यदि कोई कॉलेज कहता है कि मेरे पास रजिस्ट्रेशन है तो उसके जो एलुमनी हैं, जो सीनियर निकल चुके हैं, उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगो, हुआ है रजिस्ट्रेशन तभी वोकेशनल करना, क्योंकि किसी भी वैकेंसी में आपको वोकेशनल को नहीं दिया जा रहा है अपॉर्चुनिटीज। तो भविष्य में क्या होगा, आई डोंट हैव आइडिया अबाउट दैट, आई एम नॉट अ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। एक इंडिविजुअल पर्सन अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, भविष्य में होगा कि नहीं होगा किसने जाना। हमारा तो लाइफ खत्म हो जाएगा, तब तक उम्र खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल नहीं करना है वोकेशनल, करना है तो आइदर DMLT कीजिए या BSc MLT कीजिए, ठीक है। तो BSc MLT वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी में, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सभी बातें केवल राजस्थान के बच्चों पे नहीं, इंटायर ऑफ इंडिया के स्टूडेंट पे अप्लाई हो रहा है, चाहे आप जिस स्टेट से ESIC में अप्लाई करने जा रहे हो। तो इतना सा क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं कि सर इसमें एज तो बहुत कम दिया है, आप लोग बोलोगे बच्चों की एज तो बहुत कम है, तो अब इससे लिए 18 से 25 मुझे भी कम फील हो रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो दिए उन्हीं को मानना है। खैर एज रिलैक्सेशन भी इन्होंने प्रोवाइड किया है। यदि SC ST का कोई स्टूडेंट है
तो 5 साल एज रिलैक्सेशन है, यानी उसको 25 ना होकर के 30 साल तक 30 ईयर्स तक मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। अपर एज ऑफ लिमिट में रिलैक्सेशन होता है जो दिया हुआ भी है। एससी एसटी को 5 साल यानी 30 साल हो गया, ठीक है। ओबीसी को 3 साल रिलैक्सेशन दिया गया, यानी ओबीसी के बच्चे जो है यहाँ 25 साल तक तो 28 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। 25 ईयर है तो 28 साल तक अप्लाई कर सकते हो। पीएच मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड कोई बच्चे हैं तो वो भी, उनको भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर अनरिजर्व जनरल से कोई फिजिकल हैंडीकैप है तो 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। ओबीसी को 13 और एससी एसटी को 15 ईयर का रिलैक्सेशन है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन कोई है तो उनको अनरिजर्व में 3 साल, ओबीसी में 6 साल और एससी एसटी में 8 साल का रिलैक्सेशन है। अगर कोई ईएसआईसी एम्प्लॉयमेंट है, पहले से ईएसआईसी में जॉब कर रहे हो और वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनको भी एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। इस प्रकार से एज रिलैक्सेशन है। अब फिजिकल हैंडीकैप्ड में कौन कौन से कितने साल के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ जो है स्टार मार्किंग है, इसका डिटेल भी इस पीडीएफ के नोटिफिकेशन में दिया गया है। वो पीडीएफ आप डिटेल पढ़ लेना कि आप किस कैटेगरी के फिजिकल हैंडीकैप्ड आते हो। अब ये पीडीएफ कहां से मिलेगा? जो वेबसाइट अभी शुरू में ओपन करके बताए थे वहां से भी मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया होगा, तो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सेम पीडीएफ आपको मिलेगा। अब आते हैं नेशनलशिप की, आपकी जो सिटीजनशिप कहां की होनी चाहिए। यदि आप इंडिया के किसी भी स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो सर, इसमें कोई वॉरी की बात नहीं। आप लेकिन अप्लाई कहां से करना है? जैसे मैं राजस्थान से हूं तो राजस्थान स्टेट में ही अप्लाई करूंगा। अगर मैं बिहार से हूं तो बिहार स्टेट में ही अप्लाई करूंगा। ऐसा नहीं कि बिहार वाले दिल्ली में अप्लाई करेंगे, दिल्ली वाले एमपी में अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा। इंडियन के अलावा आप अगर नेपाल के भी हो, भूटान के भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या आप तिब्बतन रिफ्यूजी हो जो 1962 के समय या उससे पहले इंडिया में आ चुके थे और परमानेंट रह रहे हैं, वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई इंडियन ओरिजिन का पाकिस्तान से, बर्मा से, श्रीलंका से, ईस्ट अफ्रीका, इन सभी कंट्री से भी आए हुए हो और यहाँ परमानेंट रहते हो, आपके पास सिटीजनशिप है, तो वैसे स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कहां से करेंगे? जिस स्टेट में रिफ्यूजी होंगे, जिस स्टेट में रह रहे होंगे वहीं से अप्लाई करेंगे। क्लियर है सर? नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन अमाउंट ऑफ द एप्लीकेशन फी की। एप्लीकेशन फी अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो कितना लगेगा। देखिए, यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं या कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जैसे ईएसआईसी के ही आप पहले से एम्प्लॉय हैं, या आप फीमेल कैंडिडेट हैं, या आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपको 250 जो है फॉर्म फी लगेगा, ठीक है। और इन कैटेगरी के अलावे आप जितनी सारी कैटेगरी से हैं उनको जो है 500 रुपए फॉर्म फी लगेगा। क्लियर हुआ आपको? पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट क्या क्या होगा सर? आप जो फॉर्म फिल करेंगे उसी समय पेमेंट होगा, क्योंकि फॉर्म ऑनलाइन फिल होना है, ऑफलाइन होना नहीं है, ठीक है। तो डेबिट कार्ड से आप कर सकते हो, इनमें से कोई भी, मास्टर हो, वीजा हो, रुपए हो, माइस्ट्रो हो, कोई भी कार्ड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, आईएमपीएस से भी कर सकते हो, ठीक है। इतने सारे मोड ऑफ पेमेंट है, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। मोड ऑफ पेमेंट तो एप्लीकेबल होता ही है। अब आते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और खास बात बताने जा रहा हूं कि जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे होगे, उसी समय आपको सेंटर चूज करने के लिए आएगा कि जैसे आप बिहार के लिए सपोज दैट अप्लाई कर रहे हो, या राजस्थान के लिए कर रहे हो, या एमपी के लिए कर रहे हो, तो आप अपने स्टेट के सेंटर को ही चूज करें जो आपसे नजदीक हो, क्योंकि जो सेंटर चूज करेंगे उसी सेंटर के लिए आपको एग्जामिनेशन सेंटर जो है एडमिट कार्ड आएगा। अब हो सकता है ऑप्शनल 2 या 3 सेंटर भी चूज करने के लिए दे, इनमें से आपको किसी भी सेंटर पे भेज सकता है आपको एग्जाम देने के लिए। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि उसी समय सेंटर चूज कर लिया करो। इसमें कुछ और नियम दिए गए हैं कि हो सकता है कभी उस सेंटर पे ज्यादा कैंडिडेट हो गए हो, तो ईएसआईसी को राइट है कि वो किसी कैंडिडेट को अपने मन से कहीं भी सेंटर दे सकता है, लेकिन फिलहाल तो वही चीजें एप्लीकेबल होगी जहां आप सेंटर चूज करोगे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट वन और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि एग्जामिनेशन स्कीम, एग्जामिनेशन होगा कैसे, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना मार्क्स का एग्जाम होगा, क्या सिलेबस होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसके बाद लास्ट में बताऊंगा कि फॉर्म को अप्लाई कैसे कर सकते हो। ये भी सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। अब एग्जामिनेशन स्कीम में है कि सर इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे सर? एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस रहेंगे। एमसीक्यूज कितना होगा? 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चंस के लिए आपको मैक्सिमम मार्क्स कितना दिया जाएगा वो बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट वन, अच्छा 100 क्वेश्चंस में क्या क्या सेग्रीगेशन होगा उसकी बात कर लेते हैं। मार्क्स पे आता हूं, एक सेकंड आप रुक जाओ।
कितने टोटल क्वेश्चन हो गए हमारे पास? 100 क्वेश्चन जो हो गए वो टोटल हो गए। इनको दो पार्ट में बांटा है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। दो पार्ट में है सर। फर्स्ट वन है टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज। जैसे आपने डीएमएलटी या बीएसएमएलटी किया है तो बीएससीएमएलटी के जो सिलेबस है और डीएमएलटी के सिलेबस है उससे जो है वो आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चंस पूछा जाएगा? 50। ठीक, ये कौन सा हुआ? टेक्निकल पार्ट का क्वेश्चन हो गया, 50 क्वेश्चन हो गया। और 50 क्वेश्चन जो होगा वो पूछा जाएगा आपको नॉन टेक्निकल से। लेकिन मार्क्स डिफरेंट है, थोड़ा सा अभी वेट करो, बताता हूं। टेक्निकल पार्ट में जो 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको बीएससीएमएलटी के सिलेबस से, वो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी वो टोटल कितना हो जाएगा सर? 100 मार्क्स का ये हो जाएगा। कितने मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा? 100 मार्क्स का। नॉन टेक्निकल में भी 3 पार्ट बनाया है सर। एक बनाया है आपको जनरल अवेयरनेस से, मतलब कि आपको करंट अफेयर पूछेगा, ये हो गया टेक्निकल। अब आते हैं नॉन टेक्निकल का। नॉन टेक्निकल में जीएस, जनरल अवेयरनेस बोल सकते हैं, करंट बोल सकते हैं इसको, नोट जीएस, इसको क्या बोलते हैं? करंट अफेयर से आपको 10 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपको जनरल इंटेलिजेंस से, यानी कि रीजनिंग से, जीएस से, जनरल इंटेलिजेंस उसी को बोलते हैं रीजनिंग को, या आप बोल सकते हो कि उसमें जनरल साइंस की क्वेश्चंस पूछे जाए। जनरल साइंस मतलब जीके जीएस जिसको बोलते हैं, उसमें जो आपको पूछा जाएगा वो 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अर्थमेटिकल एबिलिटी यानी मैथ के क्वेश्चन जो है वो भी 20 पूछे जाएंगे। इसमें क्या हो गया सर? रीजनिंग, और इसमें क्या हो गया? मैथ। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन नॉन टेक्निकल में कितने हो गए? 20 20 40 और 10 50 क्वेश्चन हो गए नॉन टेक्निकल में भी। 50 क्वेश्चन जो हो गया वो आपको नॉन टेक्निकल में भी हो गया। लेकिन ये 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो था वो 2 मार्क्स का था, लेकिन ये 50 क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होगा। यानी टेक्निकल क्वेश्चंस एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा और नॉन टेक्निकल एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो ये 50 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो गए सर? 50 मार्क्स के हो गए। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो गए? 50 और 100, यानी कि टोटल जो एग्जाम होगा वो 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। कितने मार्क्स का एग्जाम होगा सर? 150 मार्क्स का एग्जाम होगा टोटल ऑफ। ऑलराइट, मार्क्स टोटल कितने हो गए? 150, और क्वेश्चन कितने हो गए? 100। क्लियर हो गया आपको? अब आते हैं बात कि पढ़ना, अच्छा अब आते हैं बात कि समय कितना दिया जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। समय जो है वो आप, अच्छा लैंग्वेज कौन कौन से होंगे पहले बार फिर समय। लैंग्वेज बाइलिंगुअल एग्जाम होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें एग्जाम दे सकते हो। समय जो दिया जाएगा, फर्स्ट के जो 50 क्वेश्चन सोल्व करना है उसके लिए भी 60 मिनट दिया जाएगा, और सेकंड के जो 60 क्वेश्चन सोल्व करना है उसके लिए भी 50 क्वेश्चन सोल्व करना उसके लिए भी 60 मिनट दिया जाएगा। यानी समय आपको 120 मिनट दिया जाएगा। अब ये एग्जाम अलग अलग नहीं होगा 60-60 मिनट का, 2 घंटे का एग्जाम, यानी कि 120 मिनट में आपको जो है 100 क्वेश्चन सोल्व करना है। एक ही साथ होगा। पहले आपको प्रोफेशनल निकल गया, ओपन हो गया क्वेश्चन, आपने सबमिट जैसे ही किया, नॉन टेक्निकल का भी वहीं पे ओपन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले एक पार्ट का हो रहा है फिर दूसरे घंटे में दूसरे पार्ट का, ऐसा एग्जाम नहीं होगा, एक ही साथ एग्जाम होगा। अब एग्जाम जो होगा वो इसमें मेंशन इन्होंने अभी क्लियर कट नहीं किया है कि सीबीटी होगा या ऑफलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, ये आपको एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो एग्जाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, और एक गलत आंसर के लिए 0.25 मार्क्स जो है वो कट होगा। यानी 4 सही क्वेश्चन हो जाए सही होंगे तो एक क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। टेक्निकल पार्ट के लिए इसमें तो 2 मार्क्स का है, तो 0.25 मार्क्स से आपको नेगेटिव मार्किंग में रिड्यूस किए जाएंगे, तो उसमें एप्लीकेबल हाफ होगा। ठीक है सर, ये बात होप सो आपको समझ में आया होगा। एक चीज आप नोटिफिकेशन का पीडीएफ पढ़ोगे ना तो इसमें आपको दिखेगा ये है, देखो यहाँ पर फेज 1 लिखा हुआ है एग्जामिनेशन, और यहां पर आप देखोगे तो फेज 2 दिखेगा आपको एग्जामिनेशन का। ये फेज 2 में आपका एग्जाम नहीं होना है। फेज 2 में 2 पोस्ट के लिए जो एग्जाम है, टाइपिस्ट और डेटा एंट्री का जो पोस्ट है उनके लिए होगा। फेज 2 में जो है उनकी स्पीड चेक की जाएगी कि डेटा एंट्री कैसे कर पाते हैं, टाइप सही से कर पाता है कि नहीं। जो आप मेडिकल के जो भी पैरामेडिकल के पोस्ट हैं उनके लिए एक ही एग्जाम होगा फेज 1 का। होप सो आपको बात समझ में आया होगा कि एग्जाम की स्कीम क्या है। अब आपको तैयारी कैसे करनी है सर। अब तो आपके पास देखो एग्जामिनेशन का इन्होंने ना तो डेट मेंशन किया है ना मंथ। आपको अक्टूबर में वैकेंसी आई है तो आप हार्डली से हार्डली मान के चलो जनवरी तक एग्जाम हो जाएगा। यही आप मिनिमम क्राइटेरिया यही मान के चलो। अब मैक्सिमम जितना चले जाए, दिसंबर लास्ट या जनवरी शुरू में एग्जाम हो सकता है। आपके पास 2.5 से 3 मंथ है। कंटेंट है तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं है तो रैंक प्लस ऐप, टी शर्ट पे नाम लिखा हुआ है रैंक प्लस द लर्निंग ऐप,
प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। उस ऐप का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, डाउनलोड करो और वहां से डाउनलोड करके लैब फाउंडेशन बैच 1.0 और 2.0 दो बैच अवेलेबल हैं। तो आप दोनों में से किसी को भी परचेज करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। डिफरेंस क्या होगा दोनों में कि 1.0 जो है ओल्ड बैच है, जो कंप्लीटेड बैच है, कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही उसको परचेज करोगे सारे लेक्चर एक साथ अनलॉक हो जाएगा और आप अपने शुरू से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो इमीडिएटली। 2.0 में नया बैच है, अभी कोर्स चल रहा है, तो अभी पढ़ाई कराए जा रहे हैं। जो अभी तक कोर्स हो चुका है उसको परचेज करते के साथ अनलॉक हो जाएगा। रिमेनिंग जो सिलेबस है वो पर डे शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लास हो रहा है, अपलोड होता है, वो आपको अपलोड होते जाएगा और पढ़ते जाओगे। हालांकि एग्जाम जनवरी तक होंगे, तो जनवरी तक वो 2.0 जो है कोर्स वो भी बहुत मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगा, तो प्रिपरेशन उससे भी बेटर होगा। अब 2.0 को 1.0 को छोड़कर 2.0 क्यों ज्वाइन करना चाहिए, इसके बिहाइंड क्या रीजन है कि 2.0 में बहुत डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। डिजिटल बोर्ड पे वीडियो लेक्चर्स डाउनलोड कर सकते हो, ये सारी फैसिलिटी उसमें है। तो इसलिए मैं 2.0 रिकमेंड करता हूं आपको कोर्स ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, ये आपको समझ में आ गया सर। अब इसमें बोलोगे हम लोग वहां पे जो पढ़ाई होगी वो कौन सी पार्ट की पढ़ाई होगी, वहां पे 100 मार्क्स की प्रिपरेशन आपको करवाया जाता है। 100 मार्क्स के जो टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स है। नॉन टेक्निकल के लिए आपको कैसे तैयारी करना है उसका एप्लीकेशन पर भी वीडियो अवेलेबल है, एज वेल एज हमारे इस यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल। इससे पहले जो वैकेंसी आई थी DSSP की, उसमें मैंने बताया था कि आपको नॉन टेक्निकल के लिए कौन कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, एटलीस्ट वो बुक्स परचेज कर लो और बुक्स परचेज करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। इस प्रकार से आप प्रिपरेशन सही वे में कर सकते हो, आगे तो आपकी मर्जी। ठीक है, अब जैसा कि शुरू में ही वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको लेक्चर के शुरू में ही आपको प्रॉमिस किया था कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हम लोग बात कर लेते हैं, हाउ टू अप्लाई इन दिस पोस्ट। अब हम लोग अप्लाई करने के लिए सीधा सा आपको वही फॉर्मूला अपनानी है सर। आप आ जाओगे गूगल पे, ठीक है, जहां पे आपने सर्च किया था, ये वेबसाइट जहां पे ओपन किया था, ESIC की वेबसाइट आपको ओपन होने के बाद ये डैशबोर्ड ओपन हुआ था। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपने रिक्रूटमेंट पे क्लिक किया था, या मैं शुरू से भी दिखा सकता हूं, जैसे मैं होम पे क्लिक करता हूं, ये वेबसाइट ओपन होगा आपको। जैसे ESIC गूगल पे आओगे, गूगल पे आकर के, ठीक है, यहाँ पर फिर से शुरू से बता देता हूँ, ESIC सर्च करोगे गूगल पे। जैसे ही सर्च करोगे ESIC का वेबसाइट आपको ओपन होगा। जैसे ही ESIC का वेबसाइट ओपन हुआ, होम डैशबोर्ड ओपन हुआ, आप जो है सीधा सा रिक्रूटमेंट पेज पे क्लिक करोगे। रिक्रूटमेंट पेज पर जैसे ही क्लिक करोगे, अप्लाई कैसे करना है वो बता रहा हूं। जैसे ही करोगे, यहां देखो ऊपर में जो है वो ब्लू कलर का लिंक चल रहा है, इसमें लिखा हुआ हाउ टू अप्लाई इन द ऑनलाइन पैरामेडिकल पोस्ट ऑफ ESIC। देखो, क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट द पैरामेडिकल पोस्ट इन ESIC। सीधा इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ये पेज ओपन होगा। यहां पर पहले यहां पर ये डेटा आपको दिखेगा सारा कि कमेंशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म 1/10 से 1 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट है फॉर्म फिल, जो कि आपको 30 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। ठीक है, एडिट एप्लीकेशन डिटेल जो है 30/10 तक ही करेंगे। एक बहुत अच्छी बात बता देने जा रहा हूं कि 30/10 को लास्ट, 30 अक्टूबर 2023 को फॉर्म सबमिट हो जाएगा लास्ट डेट। तो सभी स्टूडेंट जो है पहले ही फॉर्म सबमिट कर लेना। लास्ट में वेबसाइट जो है ना वो ज्यादा लोड बढ़ने के कारण वो हैंग होने लगता है, वेबसाइट ओपन नहीं होता है, तो परेशान हो जाओगे आप। उस परेशानी से बचने के लिए पहले फॉर्म फिल करना। दूसरा सबसे बड़ी बात, जो DSSP के जो वैकेंसी में अप्लाई किए थे बच्चे ना, इतने मैसेजेस हमारे पास आए कि सर हमने पिता के नाम पे माँ का नाम लिख दिया, माता के नाम में हम अपना नाम लिख दिए और सर्टिफिकेट में अपना डेट ऑफ बर्थ अपलोड कर दिए। एक मिस्टेक फिर से मत करना। इसमें क्यों बता रहा हूं, जब भी फॉर्म फिल करो ना तो 3-3 चश्मे लगा के फॉर्म फिल किया करो, ताकि जो है फॉर्म फिल करते समय मिस्टेक न करो। यार एक ही फॉर्म तुम्हें फिल करना है, कैसे मिस्टेक कर देते हो यार अपनी एंट्री फिल करने में। इसलिए कह रहा हूं 3-3 चश्मे लगा के फॉर्म फिल करना है, बिकॉज ऑफ इसमें जो है एक बार सबमिट कर दिया तो एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा, फॉर्म गलत हो गया तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो केयरफुली होकर के फॉर्म सबमिट करना। 2 स्टेप है फॉर्म फिल सबमिट में। जैसे ही ये पेज ओपन होगा, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर ऑनलाइन फॉर्म फिल सबमिट होगा। जैसे ये पेज ओपन होगा, यहां पर देखो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये सारे डिटेल पेज जो है आपको ओपन हो जाएगा भरने के लिए। ये जब डिटेल आप सबमिट कर लोगे, सबमिट करने के बाद जो है वापस से आप इसी पेज पर आना। सबमिट जैसे ही हो जाएगा वापस से आप इसी पेज पर आना। किधर गया भाई? जैसे ही ये फिल कर लोगे फिर से वापस आपको उसी पेज पर आना है। खत्म हो गया? कोई नहीं,
जैसे ही वो फॉर्म सारे रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म फिल कर लोगे, ये रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म फिल हो जाएगा, आपको वापस इसी पेज पर आना, आने के बाद जो है यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आप रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, जैसे ही रजिस्ट्रेशन सबमिट करोगे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, पासवर्ड जो क्रिएट कर रहे हो वो मिल जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके सिक्योरिटी कैप्चा डालना, सबमिट करना, सबमिट करने के बाद आपको फॉर्म फिल ओपन हो जाएगा सारे डिटेल फिल करने के लिए। ये दो ही प्रोसेस आपको फॉर्म फिल करने के लिए है और कुछ नहीं करना है। सबसे ध्यान रखना है दो चीजों का, कि फॉर्म गलत नहीं भरना है, गलत भर लिए तो गए काम से। दूसरा ध्यान रखना है कि जब पेमेंट जैसे ही प्रोसीड करोगे तो पेमेंट के लिए स्क्रॉलिंग चलता है, आप लोग हड़बड़ा जाते हो यार पेमेंट नहीं हो रहा, आप कैंसिल करो, कैंसिल कर दोगे तो पेमेंट हो सकता है 2 बार भरना पड़ जाए, एक बार पहले बार भी कट गया, दूसरे बार भी कटेगा। तो दोनों साइड समय जो है केयरफुली रखना, अपने दिमाग को थोड़ा शांत रख के भरना। अगर भरने में आपको फॉर्म फिल में परेशानी होती है तो आप इंटरनेट कैफे की सहायता ले लो, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट दिस वैकेंसी। इस वैकेंसी की डिटेल प्रिपरेशन तो चल ही रही है। इस वैकेंसी की क्या हर एक पैरामेडिकल, लैब टेक्नीशियन, लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट सबकी वैकेंसी की प्रिपरेशन चल रहा है। मैं पर डे क्लास लेता हूं, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो बच्चे, अभी भी देर नहीं हुआ है इस वैकेंसी के लिए, तो करो ही करो। मैं हमेशा कहता हूं कि वैकेंसी बड़ा ही आने वाला है अपॉर्चुनिटी, भविष्य में भी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।